नमस्कार, मैं हूं जितेन। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरी चैनल का नाम है 21वीं सदी की कुछ उलझी बिखरी सी बातें। कुछ उलझी बिखरी सी बातें। इस समय मैंने 3 वीडियो क्लिप डाली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और बात यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता। नो, इट्स नॉट। देखिए, ये जो मैं चैनल शूट किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को आहत करना चाहता हूँ या किसी को दुख पहुँचाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी। फिर भी अगर किसी को इससे कष्ट पहुँचता है, दुख पहुँचता है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँगा उनसे। इसमें जो आइडियाज़ या व्यूज़ या कोई बात मैं कहना चाहता हूँ या मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरी अपनी राय है। ज़रूरी नहीं कि इससे सब सहमत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को इससे चोट पहुँचती है। मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन रशिया का एक शांतिपूर्ण समाधान हो, और शायद हम सभी ये चाहते हैं। जिसे विध्वंस और विनाश पसंद आएगा पूरी किसी को नहीं। बट आई थिंक हेलो, अच्छा, हाँ भाई, कहाँ हो तुम? हाँ, आ जाओ, यहीं पे हो। हाँ, आ जाओ। ओके। हाँ, नमस्कार भाई, नमस्कार। आ जाओ। कैसे सर आप? ठीक? बढ़िया। बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। थोड़ा इधर से गुजर रहा था मैं, तो मुझे चला आपसे मिलता चलूँ। मैं शुक्रिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत दिन हो गए तो तुम जैसे चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? बस सर चल रही है ज़िंदगी, अच्छा है, आपकी करम है, ईश्वर की कृपा है। चलो बढ़िया। तो सर ना कभी कुछ चीज़ें दुविधा थी मन में, तो मैंने कहा सर से मिलो, कुछ सवाल है मन में तो पूछूँ आपसे। सर मैं जानना चाह रहा था कि सर रोज़ न्यूक्लियर वार की बातें सुनने में आती है ना, ये आखिर न्यूक्लियर वार होता क्या है? अच्छा, कहाँ हो रहा है न्यूक्लियर वॉर? नहीं सर, न्यूज़ में आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्या है, क्यों ये यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, किसकी क्या वजह, क्या है इसकी, क्यों चल रहा है? Good. देखो, यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, और रोज न्यूक्लियर वॉर की बातें हो रही है, ये कह रहे हो? जी। तो न्यूक्लियर वॉर क्या होता है यार? ये समझो वो तबाही होती है, ठीक है? ना पेड़ बचता है, ना पौधे बचते हैं, ना आदमी बचते हैं, ना जानवर बचते हैं, ना हवा बचती है, ना बस कुछ भी, सब कुछ पॉल्यूटेड हो जाता है। जो उसकी जद में आ गया वो खत्म। वहां जीवन का नामो निशान नहीं रहता। न्यूक्लियर वॉर तो ये होता है, ठीक है? अब ये बात कही जा रही है, ये पहले भी हो चुका है एक बार, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है? वो बम जो आज के बम है, इनसे बहुत कम ताकतवर थे, ठीक है? और अगर मैं गलत नहीं तो ये काफी पुरानी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की। इसके पीछे तो बहुत कहानी है, उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, दो बम गिराए गए थे। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 अगस्त और 8 अगस्त तारीख थी, सन मुझे याद नहीं, शायद 1942 होगा, शायद, मुझे याद नहीं। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। ये इतना दर्दनाक और भयावह था। जापानी सम्राट हिरोहितो ने रात को अपने रेडियो संबोधन में कहा था जापानियों को कि जो असहनीय है उसे सहे, असहनीय को सहे। तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में कितनी पीड़ा और दर्द रहा होगा कि जापानियों को उन्होंने ऐसी बात कही। और रशिया की, यूक्रेन ना, जी मैंने यूक्रेन ही बोला। हाँ जी। जी। यूक्रेन और रशिया, तो
यूक्रेन और रशिया से पहले ना वॉर के एक्चुअल रीजन में जाना होगा, वजह क्या हो। वजह ज़्यादातर लोगों को हल्की फुल्की पता है, कुछ को नहीं भी पता। इसकी असली वजह है कि भाई यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। हालांकि ये डिप्लोमेसी है, एक डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति। दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध होते हैं। अब कूटनीतिक संबंध जल्दी से तो कोई समझा नहीं पाएगा, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि भाई जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वो अपने हित या अहित या अपनी बातें एक दूसरे से जो संबंध होते हैं उनके, उन्हें कूटनीतिक संबंध कहते हैं। कोई भी सॉवरेन कंट्री यानी सॉवरेन पावर रखने वाला कंट्री जो संप्रभुता संपन्न हो, वो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। यानी वो अपने इंटरनल डिसीजन खुद लेगा और जो उसे एक्सटर्नल डिसीजन रखना है दूसरे देशों के साथ, उनमें भी स्वतंत्र होगा। तो यूक्रेन भी एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है, जो पहले रशिया का ही हिस्सा था, और इनका कहना है कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो भाई ये ऐसा है कि नाटो से पहले तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बताई दूं थोड़ा सा शॉर्ट नोट बता दूं। तो अब होता क्या है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मतलब होता है कि कोई भी देश जो दुनिया के साथ रिलेशन रखता है वो अपने फायदे नुकसान के हिसाब से रखता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। ये दोनों देशों के आपसी हितों पर निर्भर करता है कि भाई आखिर हमारा डिसीजन फला देश के साथ क्या होगा या उनके साथ हमारे संबंध क्या होंगे। वो हमारा दोस्त है यानी हमारे हित मिलते हैं, अगर हमारे हित नहीं मिलते हैं तो हमारा दुश्मन है। बड़ी सीधी सी बात है इसमें। और जैसे कहते हैं भाई रशिया हमारा दोस्त है, हालांकि इसमें कोई गुरेज नहीं कि हाँ भाई हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो हमारे लंबे समय से दोस्त चले आ रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस युद्ध में भी कहीं ना कहीं रशिया का पक्ष मजबूत है, और है क्यों ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। अभी तुम ध्यान से सुनो ये वाली बात, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वाली, तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारी जी। और इन देशों के पास क्या है, बड़े बड़े देशों के पास क्या है, एक खुफिया संस्था होती है जो इनकी राष्ट्रीय संस्था होती है। जैसे अमेरिका के पास है CIA, जो विश्व भर में तोड़फोड़ के लिए बदनाम है। अच्छा, अमेरिका बताया ना मैंने जी जी, या रशिया बोला? अमेरिका की संस्था जो है वो CIA है। और ऐसे ही रशिया की एक संस्था है, KGB नाम है उसका। और KGB भी ऐसी एक्टिविटीज करती रहती है, सभी करते हैं, इसमें प्राचीन काल से होता है, कोई नया काम नहीं है। ठीक है, दुश्मन के क्षेत्र में घुस के उसके इरादों का पता लगाना और उनको प्रभावित करना, अपने तरीके से उन्हें हैंडल करना, ये दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज का काम है। उसमें कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो अल-मोसाद हो, चाहे KGB हो, और चाहे CIA। तो CIA जरा ज़्यादा बदनाम है। अमेरिका के तकरीबन दुनिया में 750 आर्मी बेसिस है जहाँ उन्होंने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं, सामग्री जोड़ रखी है। और ये इस काम के लिए भी बदनाम है कई देश, जिनमें एक अमेरिका भी है, कि इनके यहाँ हथियारों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इन्हें चाहिए कि दुनिया में कोई ना कोई लड़ाई होती रहे। अगर दुनिया में लड़ाई होती रहेगी तो इनका हथियार बिकता रहेगा। बड़ा सीधा सा है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। भाई आप दुकानदारी चला रहे हैं, अमेरिका डेमोक्रेसी की भी दुकानदारी चलाते हैं। हालांकि उनके यहाँ किस तरह की डेमोक्रेसी मेरी समझ में नहीं आता, 2 पार्टी है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि भाई सभी पार्टी हैं, सभी अपनी बात कह सकते हैं। 5 फंडामेंटल राइट हैं आपके पास, बताओ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, हमें व्यक्तित्व के विकास की आज़ादी मिली है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी खाली बोलने
की ही अनुमति नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है हम गा सकते हैं, गजल लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, या कोई और माध्यम जिससे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं स्वयं को, हाँ ना जो भी हमें कहना। कई बार दुरुपयोग भी होता है इनका, लेकिन सभी को बोलने की आजादी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई पार्टी हो, राजनीतिक पूरी स्वतंत्रता हो। आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें, किसी के सदस्य रहें, ना रहें, निर्दलीय लड़ें, पार्टी से लड़ें, कुछ भी करें, मतलब सकारात्मक रूप से नियम और कायदे के अंदर। अगर इसको ठीक से देखें तो हमारे पास ये 5 अधिकार इतने पर्याप्त होते हैं कि हमें शायद कभी ह्यूमन राइट्स की भी आवश्यकता एक बार को नहीं है, एक बार को नहीं है। बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ इनको माना जाता है, इट्स वेरी गुड थिंग। अब इनको अगर लेंगे आप यूक्रेन वगैरह को, तो ये नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तुम पूछोगे नाटो क्या है? हाँ, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक। नाटो में कुछ नहीं है। नाटो एक ऐसा संगठन है जो तकरीबन 37-38 या कुछ ऐसा ही कोई नंबर है, इतने देश हैं, और इनका वर्ल्ड वॉर के समय से एक संगठन बन गया। जाहिर है अमेरिका उनकी सरपरस्ती करता है और ब्रिटेन, इनका जरा दबदबा रहता है वहां पे, और इनके साथ अगर कोई युद्ध करता है तो वो ये माना जाएगा कि आपने इन 37-38 देशों को, या जो नाटो के सदस्य देश हैं, इनमें से किसी भी देश पर हमला हुआ तो ये हमला उन सभी देशों में माना जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे इन्हीं को खतरा हो सारी दुनिया से, इन 37-38 को खतरा हो या अमेरिका को खतरा हो। अमेरिका की पॉलिसीज बड़ी अजीब है कि कहीं भी पहुंच जाते हैं वहां डेमोक्रेसी की दुकान खोल लेते हैं, वहां कोई पीएम बना देते हैं जो थोड़े दिन बाद चला जाओ, जैसे अफगानिस्तान में किससे अचानक छोड़ के चले गए, महमूद करते हुए पता नहीं चला कहाँ गए। ठीक है, दुनिया भर के लोगों को ये जो कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ उत्पाद करके आया वो शरण दे देते हैं, बड़े आराम से दे देते हैं, कोई खास बात नहीं है, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं भी देते किसी को, मतलब इनकी मर्जी है, सब कुछ इनकी मर्जी है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज को मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये रशिया के पीछे पहले से ही क्यों पड़े हुए हैं। मेरा, अब मैं कूटनीति के संबंध में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इंडिविजुअल की नज़र से जो अपने टाइम में देखा है मैंने। देखो हमारे उसका तो नाम ही है कि हमारे जो हमने 21वीं सदी में अपने टाइम में देखा है, जो कुछ जो दौर देखा है, जो ज़माना देखा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग रशिया के पीछे पड़े हुए हैं। पहले भी आप याद करें, जब रोनाल्ड रीगन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो प्रेसिडेंट थे, और मिखाइल गोर्बाचोव वाज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो रशिया के प्रेसिडेंट थे, या कोई और नाम होगा, राष्ट्राध्यक्ष हुई थे। 2 बातें रशियन भाषा में कही गई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब मेरी समझ में तो ये आता है, शायद ट्रांसफर के बारे में बात की, और विचारों का खुलापन, या कोई आर्थिक राजनीतिक कुछ इस तरीके का खुलापन था, मतलब जहां पे बंदिशें थी उनसे बाहर आ। रशिया का विघटन हुआ उस टाइम, कुछ देश अलग हुए, उनमें से शायद यूक्रेन भी एक था, और रशियंस को बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा। खाने की दुकानों पे लाइनें लग गई, खाना नहीं मिला लोगों को उस सर्दी के माहौल में, ठंड में। तो देशभक्त हो, जो भी कोई आदमी देशभक्त है, अगर उनके लोगों के साथ ऐसा होता है तो उससे बुरा लगता है। तो समझता हूँ व्लादिमीर पुतिन उस समय छोटे रहे होंगे या किशोर अवस्था में होंगे, फिर उन्होंने जर्मन में काम किया, KGB की में हो चुके था उनका सिलेक्शन, और जो बड़ी मुश्किल से हुआ था, बड़े प्रयास के बाद हुआ। अब मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात जो है वो युद्ध की वजह बन रही है। सब मांगा तो रहेगा। अच्छा लो, ये तो ये जो था ना नाटो,
जी। में शामिल होना यूक्रेन का, ये लड़ाई की वजह बन गया। और अमेरिकन जिन्होंने इनसे वादा किया था कि हम शामिल करेंगे, वो इनकी इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये नाटो में नहीं है। सिर्फ बात हुई थी नाटो में शामिल होने की। उन्हें इनका नाटो में शामिल होना इसलिए मंजूर नहीं है कि उनका जो सदर्न पोर्शन है, यानी साउथ रशिया जो है, वो यूक्रेन है, यानी वो साउथ में आता है, और वो हिस्सा अगर वहां से अनसेफ हो जाता है तो यूरोप का जो भी अटैक है वो रशिया की तरफ बाय यूक्रेन हो जाएगा, और दूसरे भी कुछ देश इसी तरह की बात करेंगे, तो वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, यानी असुरक्षा की भावना आती है। इससे उनमें कंपटीशन भी आता है, और ये कंपटीशन शुरू से चलता है, और इस कंपटीशन का जन्मदाता अमेरिका है, रशिया है। क्योंकि 750 आर्मी बेसिस का कोई मतलब नहीं है, जबकि उनके देश में भूखे भी हैं, बेरोजगार भी हैं, उनकी जनता करों के बोझ के नीचे दबी हुई है, लगातार वहां का आदमी काम कर रहा है, और वो कुछ इतने से इनसिक्योर नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि अब वो पलायन भी करने लगे वहां से, यानी माइग्रेट होने लगे हैं, दूसरी जगह जाने लगे हैं अमेरिका से। वो कहते हैं भाई हमारा चल नहीं रहा, we'll earn more if we'll go somewhere else। तो अपने देश के लोगों को नजरअंदाज करके 750 आर्मी बेस बनाना, और जिस भी इलाके में जाते हैं जहां भी कोई दिक्कत वाली बात होती है, कुछ ही जगह कुछ हो रखा है, वरना हर जगह को अमेरिकन ने नॉर्थ साउथ में या ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर रखा। वही सुभाष चंद्र बोस वाला पैटर्न है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी जो थे हमारे नेताजी, उन्होंने जो सिविल सर्विस की परीक्षा दी तो उनसे पूछा गया भाई इंडिया में रूल कैसे किया जाए, तो उन्होंने 2 शब्दों में जवाब दिया था, डिवाइड एंड रूल। आप विभाजित करो और शासन करो। तो इन्होंने जैसे शायद वो इन्हीं की पॉलिसी थी, उन्होंने रीड कर ली थी। तो ये हमेशा विभाजन करते हैं, जहां इनको जाने का नंबर आता है तो इसका विभाजन करते हैं, दोनों में लड़ाई करवाते हैं, हथियार बेचते हैं, और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी शोषण करते हैं उनका। कुछ भी वहां पे होता है, कोई भी कच्ची पक्की सरकार जिसे डेमोक्रेसी के नाम पे वहां के लोगों पे थोप दिया जाता है, और फिर जब इनका टाइम आता है तो ये वहां से कट भी लेते हैं। मदद ये किसी के नहीं है, दोस्त किसी के नहीं, ये किसी के दोस्त नहीं है। कोई अंतरराष्ट्रीय कूटनीति वाली बात। कल ये पाकिस्तान के साथ थे, अब हमारे साथ हो गए। मोदी जी पे बैन लगाया, फिर बैन हटा दिया, ये तो लगा रहता हो बैन। हमारे यहाँ भी कई तोड़फोड़ की घटनाओं में इनका नाम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आता है। अब भी ये कुछ चीजों को, ऐसी चीजों को इन्हीं कुछ मिले जुले देशों में समर्थन मिलता है जो यहाँ पे लोगों को नागवार भी लगती हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन है तो है, बातें तो है, बिना आपके तो धुआं नहीं होता। ठीक है। और यूक्रेन को सीधी मदद ना करके अप्रत्यक्ष मदद करके युद्ध के लिए उकसाना, और युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका। हाँ, जैसे वो कह रहा था सोच में 1 हफ्ते में उसको खत्म कर दो, 6-7 महीने। अगर वो युद्ध यूक्रेन के साथ हुआ तो वो खत्म हो गया होता, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यूक्रेन तो कोई इतना बड़ा देश नहीं था कि रशिया के सामने वो बहुत लंबे टाइम टिक पाता, लेकिन वो टिक गए। क्यों टिक गए? ऐसा क्या हुआ? और नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसी का है। किसका? दोनों का है, रशिया का भी है, यूक्रेन का भी है। इन्हीं का नुकसान नहीं है, अमेरिका का और नाटो का, जो अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको। इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन का ज्यादा हुआ ना सर, क्योंकि यूक्रेन पे ही हमले हो रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, रशिया का भी बराबरी का नुकसान है भाई। अगर आप अपने आदमी भेज रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसोर्सेज काट रहे हो और सैनिकों को दे रहे हो। और युद्ध तो एक जबरदस्ती का खर्चा है। आप हाँ बता बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि 1 हफ्ते में खत्म कर देने वाले की धमकी देने वाला यूक्रेन को, अब वो 6-7 महीने जा रहे हैं कि उसको आपके मुताबिक अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? मेरे मुताबिक नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया कह रही है। हाँ,
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यूक्रेन फिर उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जो उस पे- किस पे रशिया। कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है, सारी डमी खेली जा रही है, युद्ध की जितनी नीतियां हैं वो अपनाई जा रही हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से करते हैं। पश्चिम का एक नियम है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत गहरी बात है। मैंने अभी जापानियों के सरेंडर की बात बताई थी। जी जापानियों के जनरल थे कुछ, वो गिरफ्तार हुए, सरेंडर हो गए, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया सैनिकों के साथ। तो युद्ध बंदियों के साथ भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको एकदम से आप मार देंगे, सजा दे देंगे, बंदी रखेंगे, खाना नहीं देंगे, जहाँ मानवाधिकार की ये लोग बात करते हैं, वो वहाँ लागू होते हैं। उन्हें खाना भी दिया जाता है, उन्हें रहने सहने की व्यवस्था भी दी जाती है, अगर बीमार है तो इलाज भी कराया जाता है, उनको कोई जख्म है, लड़ाई में लगा है तो उसका ऑपरेशन भी कराया। कई बार मैंने चाइना को ऐसे नियमों का पालन करते देखा है। The Asians are far better than them, this West। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप किसी को, जैसे उन्होंने कर दिया था कि एक रात के अंदर उन्होंने क्या किया था, 3000 पेज या 2000 पेज कोई ऐसी संख्या में, मैंने वो फिल्म देखी है कभी पुराने समय में, ओरिजिनल, रातों रात मुकदमा चला और सुबह तक डिसाइड भी हो गया। एक जनरल साहब का मुकदमा रातों रात चला, एक रात में चला और सुबह तक वो डिसाइड था। सुबह उनको फांसी का हुक्म सुना दिया गया। वो सरेंडर करने के बाद जापानी जनरल आराम से, मुझे ठीक से उनका नाम नहीं पता और घटनाक्रम भी नहीं याद, और जापानी बड़ी स्वाभिमानी कौम है। जापानी बहुत स्वाभिमानी होते हैं, बहुत देशभक्त होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। ठीक है, वो अपने पुराने रीति रिवाज से जुड़े हैं, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। तो एक रात में उनका काम क्या है, वो अपनी सुविधा के अनुरूप नियम बना लेते हैं। ठीक है ना, अपनी सुविधा के अनुरूप नियम बना लेते हैं और फिर वो कानून बना के अगले को सजा दे देते हैं, चाहे वो ट्रैक में हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। पता नहीं ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, और दुनिया कितनी पीड़ित मिल जाएगी इनसे। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, यूक्रेन वॉर का वर्ल्ड पे क्या फर्क है? वर्ल्ड में क्या फर्क पड़ेगा? अब इसका आकलन करना मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं हर चीज को कैलकुलेट कर दूं कि भाई दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बुरा सा। अगर मोटे तौर पे देखो तो अगर आपको पेट्रोल, गैस, डीजल ना मिले या ये महंगे मिले या मिले ही ना, तो आपकी तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी सारी की सारी, आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी यही ट्रांसपोर्टेशन जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन हमारा चलता है मेनली, तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। इसका बोझ किस पे पड़ेगा? किल्लत हो जाएगी। हम लोग बचते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम ठीक से मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि हमारी सरकारें बहुत अच्छी हैं, दे कैन मैनेज द थिंग्स वेरी वेल, कि हमारा एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, तो हम पे हमारे 130 करोड़ लोगों के लिए खाना है। ठीक है, देखो मैं फिर कहता हूँ इस बात को, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि मोहब्बत और जंग में भाई सब कुछ जायज़ नहीं होता ना। और अगर लोग यही मानते रहे कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो जायज़ नाजायज़ का पता नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ?